हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे संतुलन की संकल्पना के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे संतुलन की संकल्पना के बारे में सामान्य परिचय और उसके पश्चात एरी की संकल्पना के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य परिचय के संबंध में। शब्द आइसोस्टेसी ग्रीक भाषा के आइसो और स्टेसियोस से मिलकर बना, यानी कि जो आइसोस्टेसी शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों आइसो और स्टेसियोस से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य समान खड़ा होना या समस्थिति, इक्वल स्टैंडिंग और इक्विपोसिया होता है। यानी कि इस शब्द का सिंपल सा साधारण सा मतलब ये होता है कि समान रूप से खड़ा होना या संतुलन की स्थिति में खड़ा रहना। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमेरिकी भूगर्भवेत्ता डटन ने 1889 में किया था। डटन के अनुसार पर्वत, पठार, मैदान एवं समुद्र तली के नीचे पाए जाने वाले पदार्थ का भार समान हो गया। इनकी डटन ने एक सिंपल सी बात कही थी कि पर्वत, पठार, मैदान एवं समुद्र तले के नीचे पाए जाने वाले जो पदार्थ उनका भार जो है वो समान होगा। इससे तात्पर्य है कि ऊंचे उठे भागों का घनत्व यानी कि डेंसिटी कम एवं नीचे दसे भागों का जो घनत्व है वो अधिक होता है, तभी सबका भार एक रेखा के सहारे बराबर होता है। यानी कि डटन ने अपने सिद्धांत में इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी के ऊपर जो धरातल से ऊंचे उठे हुए भाग है उनका घनत्व जो है वो कम एवं नीचे दसे भाग है उनका जो घनत्व है वो अधिक होगा, तभी सबका जो भार है एक रेखा के सहारे बराबर होगा और ये अपना जो संतुलन है ये बनाए रखेंगे। इस आधार तल को सम दबाव तल अथवा समतोल तल अथवा क्षतिपूर्ति तल जो है वो कहा जाता है। इनकी जो जहां पर एक रेखा की बात जो डटन ने कही है उस आधार तल को सम दबाव तल के नाम से भी, समतोल तल और क्षतिपूर्ति तल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार सामान्य रूप में संतुलन का अर्थ है कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों जैसे पर्वत, पठार, मैदान एवं गहराई में स्थित क्षेत्रों जैसे झीलों, सागर आदि में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन की दशा कहा जाता है। जैसे यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये पर्वत है, ये यहाँ पर ये पठार है, ये मैदान है, ये सारे क्या है ऊंचाई वाले भाग है और ये समुद्र तली और इससे नीचे वाला जो भाग है ये नीचे भाग है। तो जो परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी है उसके ऊपर स्थित क्षेत्रों और गहराई में स्थित क्षेत्रों में कोई भौतिक और यांत्रिक जो है स्थिरता की दशा पाई जाती है, उसी को ही संतुलन की जो दशा है वो कहा जाता है। यानी कि जो ऊंचाई वाले भाग हैं और जो गहराई वाले यानी कि नीचे भाग है उनमें कोई ऐसा सिस्टम पाया जाता है जिससे ये घूमती हुई परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर ये संतुलित अवस्था में रहते हैं। इसी प्रकार से आइसोस्टेसी सिंपली मीन्स ए मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन द अपस्टैंडिंग पार्ट्स एंड लो लेइंग बेसिन्स ऑन ए रोटेटिंग अर्थ। इसके बाद हम देखते हैं कि सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से वैज्ञानिकों के मन में ये बात उत्पन्न हुई कि पृथ्वी के ऊंचाई वाले भाग और नीचे वाले भागों में कोई ऐसा एक संतुलन का तथ्य जो है वो पाया जाता है। तो इसी कड़ी में सन 1855 में सिंध गंगा के मैदान के अक्षांशों के निर्धारण हेतु भू सर्वेक्षण यानी कि जियोडिक सर्वे हो रहा था। उस समय कल्याण तथा
कल्याणपुर नामक 2 स्थानों का अक्षांशीय माप त्रिभुजीकरण यानी कि ट्रायंगुलेशन मेथड तथा खगोलीय विधि एस्ट्रोनॉमिकल मेथड से लिया गया तो दोनों मापों में 5 डिग्री 236 इंच का अंतर आया, जबकि कल्याण हिमालय से 60 मील की दूरी पर स्थित था। यानी कि 1855 में सिंध गंगा के मैदान के अक्षांशों के निर्धारण हेतु अलग अलग विधियों से सर्वेक्षण कार्य जो है वो चल रहा था और उस सर्वेक्षण कार्य में अलग अलग विधियों में जो अंतर है वो 5.236 का आया, जबकि जो कल्याण है वो हिमालय से केवल 60 मील की दूरी पर ही स्थित था। यहाँ पर इस डायग्राम में ये ट्रायंगुलेशन सर्वे चल रहा है और यहाँ पर ये ट्रायंगुलेशन और ये खगोलीय विधि का कुछ पिक्चर जो है वो दिखलाई गई है। जब इस जो अंतर आया इसके बारे में प्राट से जब पूछा गया तो प्राट ने इसका कारण बताया कि महाद्वीपों की तरह हिमालय भी सियाल का बना हुआ है। यानी कि हिमालय जो है सियाल अर्थात हल्के पदार्थों का बना है जिसका घनत्व 2.75 है। इस आधार पर गणना के अनुसार माप का जो अंतर है वो 15 डिग्री 885 इंच होना चाहिए था, न कि 5.236। यानी कि जब इस अंतर का जो कारण है वो प्राट महोदय से पूछा गया तो उन्होंने बताया गणना करके कि ये जो माप का अंतर है ये 5.236 न होकर 15.885 जो है वो होना चाहिए था, अर्थात हिमालय को पेंडुलम को और अधिक आकर्षित जो है वो करना चाहिए था। तो यहीं से जो है संतुलन के सिद्धांत की शुरुआत होती है और इसके पश्चात अलग अलग विद्वानों ने संतुलन का जो सिद्धांत है उसका अपने अनुसार जो है वो प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरी की संकल्पना की। जो एरी महोदय हैं वो संतुलन के बारे में क्या कहते हैं। एरी की संकल्पना जो है ये तेराव का जो सिद्धांत है फ्लोटिंग और बाउंसी पर आधारित है। यानी कि इनका जो सिद्धांत है ये तेराव के नियम पर आधारित है और तेराव का नियम ये होता है जैसे आप सिंपल सा बर्फ का टुकड़ा अगर पानी में डालेंगे तो उसका 9 भाग पानी के अंदर रहेगा और 1 भाग जो है वो पानी के ऊपर रहेगा। इसी तरह के सिद्धांत पर ये एरी का जो संकल्पना है ये आधारित है। एरी ने बताया कि हिमालय का जो आंतरिक भाग है ये खोखला नहीं हो सकता है। वास्तव में अधिक पदार्थ का भार नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित हो जाते हैं। इन्होंने बताया कि जो हिमालय का जो आंतरिक भाग है ये खोखला नहीं हो सकता, जबकि अधिक पदार्थ का जो भार है वो नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित जो है वो हो जाता है। उन्होंने सबसे पहले इस मत का सुझाव दिया कि पृथ्वी की जो पपड़ी है क्रस्ट है अधिक घनत्व वाले अद्य स्तर यानी कि सबस्ट्रेटम में तैर रही है। यानी कि जो पृथ्वी की क्रस्ट या जो पपड़ी है ये अधिक घनत्व वाला जो सबस्ट्रेटम है या अद्य स्तर है उसमें तैर रही है। इसको दूसरे तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सियाल है ये सीमा पर तैर रहा है और इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हिमालय भारी ग्लासी मैग्मा में तैर रहा है। उन्होंने आगे पुनः इस बात को स्पष्ट किया कि हिमालय केवल धरातलीय आकृति ही नहीं है तथा केवल अद्य स्तर के ऊपरी भाग तक ही नहीं तैर रहा है बल्कि काफी नीचे तक प्रविष्ट की जो हिमालय जो है ये केवल ऊपर ही नहीं तैर रहा है बल्कि काफी नीचे तक, ऐसा कहें इसकी जो जड़ है वो गहराई तक जो है वो गई हुई है। जिस प्रकार एक नाव पानी में तैरती है तथा उसका अधिकांश भाग जल में डूबा रहता है उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है तथा उसका अधिकांश भाग काफी नीचे गहराई तक व्याप्त है। यानी कि सिंपल से शब्दों में ये कह सकते हैं कि हिमालय जितना हमें ऊपर दिखलाई दे रहा है उससे अधिक भाग उसका नीचे गहराई तक जो है वो व्याप्त है, गहराई तक गया हुआ है। जिस प्रकार बर्फ का टुकड़ा हिमशैल या आइसबर्ग जब जल में तैरता है
तो उसके एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग का जल में रहना आवश्यक है। उसी प्रकार एरी ने इस बात पर बल दिया कि हिमालय जितना ऊपर हमें दिखलाई दे रहा है उसका 9 भाग जो है पृथ्वी के अंदर तक जो है वो व्याप्त है। उसी प्रकार यदि महाद्वीपीय भागों का औसत घनत्व 2.67 तथा सबस्ट्रेटम या आद्य स्तर का 3 मान लिया जाए तो क्रस्ट के प्रत्येक भाग को सबस्ट्रेटम के ऊपर रहने के लिए क्रस्ट के 9 भाग को सबस्ट्रेटम के नीचे रहना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर सिंपल सा तात्पर्य है कि जो महाद्वीपीय भाग है उसका जो औसत घनत्व है, एवरेज डेंसिटी अगर 2.67 मान लिया अपन तो, और सबस्ट्रेटम का 3.0 मान ले तो जो क्रस्ट का जो भी उप भाग है, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो या मैदान के रूप में हो, जितना वो ऊपर है उसका जो 9 भाग है वो अंदर यानी कि सबस्ट्रेटम तक रहेगा। यहाँ इस डायग्राम में भी ये दिखलाया गया है कि किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर जो ऊंचाई वाले भाग है उनमें संतुलन जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर इस पहले में ब्लॉक में ये दिखा रखा है कि जितना ऊपर है उससे ज्यादा, या ये मान लें कि 9 भाग जो है इसका अंदर की तरफ व्याप्त है, ये फिर इससे ऊंचा है तो फिर ये अधिक गहराई तक अंदर पृथ्वी के अंदर जो है वो धंसा हुआ है। इस प्रकार ये 4 जो ब्लॉक दिखाए गए हैं इसमें जितना ये ऊंचा बाहर ये दिखाया गया है उससे 9 गुना अधिक ये जमीन के अंदर, या ऐसा कहें कि सबस्ट्रेटम में ये धंसा हुआ एरी ने इसको माना है। यहां पर ये एक एरी ने इसको एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाया गया है। इन्होंने समान घनत्व वाले लकड़ी के कुछ टुकड़े लिए और उनको पानी में डुबोया और ये समझाने का प्रयास किया कि जो भाग जितना ऊंचा है उसका उतना ही भाग जो है, यानी कि उसका कम से कम 9 गुना भाग, 9वां भाग जो है वो पानी के अंदर जो है वो डूबा हुआ है। इस डायग्राम में यही बात एरी ने समझाई है और यही बात इन्होंने पृथ्वी के ऊपर पर्वत, पठार, मैदान आदि से संबंधित भी बताई है। यदि तेराव के इस सिद्धांत को एरी के सिद्धांत में प्रयुक्त किया जाए तो हिमालय जितना ऊपर है 8,848 मीटर, उसका 9 गुना भाग जो है वो नीचे की तरफ होगा, अर्थात सबस्ट्रेटम या आद्य स्तर में धंसा होगा। यदि हिमालय की ऊंचाई मोटे तौर पर 8,848 मीटर मान ली जाए और इसको 8,848 को 9 से गुणा किया जाए तो लगभग इसकी जो जड़ है या इसकी जो रूट है ये 79,632 मीटर का जो भाग है ये हल्के पदार्थों का होगा और सबस्ट्रेटम में ये धंसा हुआ होगा। यानी कि सिंपल शब्दों में कहे कि हिमालय 8,848 मीटर तो धरातल से ऊपर है और ये 79,632 मीटर जो है ये धरातल के अंदर यानी कि सबस्ट्रेटम तक ये धंसा हुआ या अंदर तक व्याप्त है। इन आधारों पर एरी ने अपने इस मत का प्रतिपादन किया कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा उसका उतना भाग ही सबस्ट्रेटम में डूबा होगा तथा जो भाग कम ऊंचा होगा उसका कम भाग जो है वो सबस्ट्रेटम में डूबा होगा। यानी कि जितना ऊंचा भाग उतना ही गहराई में वो सबस्ट्रेटम में डूबा होगा, कम ऊंचा और कम गहराई में वो सबस्ट्रेटम में जो है वो डूबा होगा। एरी ने पुनः बताया कि विभिन्न स्तंभ यानी कि जो कॉलम्स का घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई में जो परिवर्तन जो है वो होता है कि जो पृथ्वी के ऊपर जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, इनकी जो डेंसिटी है ये तो लगभग बराबर है, लेकिन इनकी जो गहराई है उसमें जो है पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से भी एरी ने समझाया है ये अलग-अलग ब्लॉक्स है या ऐसा मान लो कि अलग-अलग ये ऊंचाई वाले भूभाग है, इन सब का घनत्व तो समान है लेकिन इनकी जो गहराई और ऊंचाई में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। जितना भाग ऊंचा है
उसकी गहराई उतनी ही ज्यादा है। जितना भाग कम ऊंचाई पे है उसकी गहराई उतनी ही कम गहराई में वो देखने को मिलते हैं। एरी के मत को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है कि ऊंचे उठे भाग काफी गहराई तक अपनी लंबी जड़ से सबस्ट्रेटम के अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देती है। यानी एरी के मत को इस प्रकार से भी बता सकते हैं कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा उसकी जो जड़ है, रूट है, वो उतनी ही गहराई में जो है सबस्ट्रेटम के भाग को हटा दिया। यानी कि वहां पर हल्के पदार्थों का जो जमाव गहराई तक जो है वो ऊंचाई के अनुसार कम या ज्यादा होगा, जिस कारण ऊंचे उठे भागों के नीचे काफी गहराई तक हल्के पदार्थों का जो विस्तार है वो होता है। इसके विपरीत कम ऊंचे भाग अथवा निचले भाग कम गहराई तक ही सबस्ट्रेटम में प्रविष्ट होते हैं, अतः वे अधिक घनत्व वाले भाग को थोड़ी मात्रा में ही हटा पाते हैं। यहां पर हम आलोचना में देखेंगे, यदि एरी के मत को मान्यता प्रदान की जाती है तो प्रत्येक ऊपर स्थित भाग अपनी ऊंचाई के अनुसार नीचे की तरफ जड़ रखते हैं। कि एरी के मत को हम पूर्ण रूप से मान लेते हैं तो जो भाग जितना ऊंचा है धरातल से उसकी जो जड़ है वो लगभग 9 गुना पृथ्वी के अंदर तक यानी कि सबस्ट्रेटम तक जो है वो धसी हुई होगी। इस प्रकार हिमालय की लगभग जो गहराई है, जड़ है, वो 79,632 मीटर जो है वो एरी के अनुसार होगी। यह भी ज्ञात तथ्य है कि ऊपरी भाग के पृथ्वी के नीचे जाने पर जो तापमान है वो प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो औसत रूप से 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो बढ़ जाता है। और अगर इस बढ़ोतरी को हम इस सिद्धांत में जो एरी ने जो बात कही है उससे अगर गणना करें तो जो हिमालय की जो जड़ एरी ने बताई है 79,632 मीटर, तो इतनी अधिक गहराई पर तापमान जो है बहुत अधिक होगा और बहुत अधिक होने से जो एरी जड़ की बात कर रहे हैं, रूट की बात कर रहे हैं या हल्के पदार्थों की बात कर रहे हैं, वो जो है वो ठोस अवस्था में नहीं होगी और वो पिघल जाएगी। अतः एरी का जो ये मत है ये भ्रामक या संदेह पैदा करने वाला होता है। लेकिन फिर भी एरी का जो मत है इसको काफी मान्यता जो है वो मिली हुई है। इसी के साथ में एरी का जो मत यहीं पर समाप्त होता है और आगे के जो कॉन्सेप्ट है प्राट और दूसरे विद्वानों के, उनको आप उनका वीडियो देखने के लिए आप आगे के जो वीडियो है अवश्य देखें। और इससे संबंधित, इस सिद्धांत से संबंधित आपको कुछ बुक्स का डिटेल में स्टडी करनी है तो आप इनमें से किसी भी बुक्स का जो स्टडी है वो कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।